हेलो दोस्तों, आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस सफ़र को। और आज सीरीज़ का दूसरा दिन है। यहाँ हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, कल हम लोगों ने 10 सवाल देखे थे, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो कल हमने ये देख लिया था कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किसने किया था? तो रुद्रदामन वाला, ये हमारा कल हो गया था। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से इसको करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रांत, ऑप्शन नंबर बी है जनपद, ऑप्शन नंबर सी है नगर परिषद, ऑप्शन नंबर डी है ग्राम। तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक हम लोग यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर है प्रांत। जो भुक्ति है ना, इसको प्रांत बोलते हैं। तो ये आपके गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल में प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को गुप्त काल में प्रांत अवनी कहते थे या भुक्ति। तो अगर आगे नेक्स्ट टाइम अगर आपका आए कि अवनी किसे कहते हैं तो वो, और भुक्ति किसे कहते हैं तो वो प्रांत को ही कहते हैं। अगर अवनी आएगा तो भी प्रांत है, भुक्ति आएगा तो वो भी प्रांत है। कहा जाता है भुक्ति के शासक को उपरिक कहते हैं, जो भुक्ति पे शासन करता है, भुक्ति और अवनी पे। अगर ऐसा आए कि अवनी पे जो शासक करने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है उपरिक। उपरिक मतलब ऐसे समझ लेंगे ऊपर ऊपर, ठीक है। अंदर को राजा देखते हैं, ऊपर ऊपर देखते हैं। जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। उल्लेखनीय है कि ऊपरी पद प्रायः राजा या राजकुल से संबंधित लोगों को प्रदान किया जाता था, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्ति को भी यह पद दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो प्रांतपति होते हैं ना, जो भुक्ति है, अवनी है, प्रांत है, तो ये प्रांतपति है, ये राजाओं के पुत्र हुआ करते थे। जैसे हम लोगों ने सुना था कि अशोक है, ठीक है, अशोक था, ये उज्जैन का था, और इसका जो भाई था सुसीम था वो तक्षशिला का था। तो ऐसे करके जो भुक्ति, देखो ये जो गुप्तकालीन है इसमें हम लोग प्रांत को भुक्ति कहते हैं। वैसे आता था पहले इक्ता आता था, है ना। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? नीचे दिए गए वक्तव्य को दिए गए एक को अभिकथन, दूसरे कथन कारण को दूसरे को कारण कहा गया है। ये सही है गलत है? इसका आंसर हमें निकालना होगा। तो इसमें अभिकथन है जो वो कहता है कि निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। इसका कारण है कि यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता था। तो अब आपको ये देखना है कि पहले कारण देखना है, फिर अभिकथन देखना है। तो इन दोनों का मिलाप, इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? इनको करना बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि ये दोनों क्वेश्चन सही है, फिर इनसे संबंध है या नहीं है, मतलब ये जो बोला गया वो इससे संबंधित है या नहीं है। तो अगर वो ये कारण अगर अभिकथन से संबंधित है तो होगा आपका कि दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं परंतु सही हैं तो कर सकते हैं हम लोग कि दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ये तो सही है इसमें, लेकिन आर गलत है, मतलब जो इसका रीज़न है वो गलत है। और ये तो इसका सही है। तो देखो इसमें जो अभिकथन है वो क्या कहता है कि निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत, इसको देखो, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। कारण कहता है कि ये आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति के सामने रखता है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते पहले। निषाद के बारे में बोला गया, निषाद आदिवासी, इसमें बोला गया कि निषाद आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य शिकार था, जिससे जीवों की हिंसा होती थी। और बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध थी। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य नहीं रखता है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट, इधर भी आपका कथन कारण है। तो इसमें कथन कारण में आपको क्या क्या कहता है कि ईसा काल के प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की है। कारण कहता है कि पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। अब आप ये देखिए, यहाँ ईसा काल से संबंध है, यहाँ पुरातात्विक है, तो इन दोनों में थोड़ा देखो इनमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जब तक हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका, दोनों सही है। और इसकी देखो दोनों सही, देखो मैंने बोला देखो बोला था ईसा काल के प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की है। ये क्वेश्चन है आपका अभिकथन है, और कारण है आपका पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। तो ये आपके दोनों सही हैं, बट इनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये अलग अलग हैं। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या कहता है, भारतीय परंपराओं के प्रचार का प्रमाणिक स्रोत एक बहुत ही विवादित विषय है, लेकिन ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राजाओं की स्थापना की। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक अवशेषों के समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व के संकेत मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इंडोनेशिया आदि से मिलते हैं। इस प्रकार ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको जो क्रम के हिसाब से करना है, तो श्रीहर्ष ऑप्शन नंबर ए है, श्रीहर्ष ऑप्शन नंबर बी है आपका माघ है, ऑप्शन नंबर 3 है भारवी, ऑप्शन नंबर 4 है आपका भट्टी। तो इसमें आपको इसके जो आंसर है वो सी है। तो सबसे पहले आएगा आपका भारवी, फिर आएगा भट्टी, फिर आएगा आपका माघ, फिर आएगा श्रीहर्ष। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारवी ये 6ठी शताब्दी के थे, 6ठी शताब्दी में थे। जो भट्टी थे वो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में थे। माघ थे आपके 7वीं शताब्दी के, और श्रीहर्ष थे 12वीं के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कालानुक्रम में व्यवस्थित, इनको भी कालक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी है मिहिरभोज, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्रपाल, ऑप्शन नंबर डी है आपका वत्सराज। तो इसका भी आंसर सी है। तो इसमें आपका पहले धर्मपाल आए थे, फिर आपके आते हैं चौथा वत्सराज आते हैं, फिर आपके दूसरे आते हैं मिहिरभोज, फिर आपके महेंद्रपाल। महेंद्रपाल सबसे लास्ट में आते हैं। धर्मपाल 770 से लेकर 810 में आए थे। गोपाल का उत्तराधिकारी एवं पाल वंश के शक्तिशाली शासक था धर्मपाल। प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक वत्सा, ये प्रतिहार वंश का जो वास्तविक शासक था वो वत्सराज था, जबकि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था वो मिहिरभोज था प्रतिहार का। और इसके काल में राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची का मिलान करना है इसमें। गणतंत्र, रुद्रदामन, उत्तरी काली, पॉलिस, वेयर, 6ठी शताब्दी, गिरनार, अभिलेख, कपिलवस्तु, शाक्य, गंगे मैदान। इसको हम लोग मिलान करते हैं। जो गणतंत्र है वो आपका मिलान होगा 6ठी शताब्दी से। गणतंत्र मतलब होता है कि 6वीं शताब्दी में आपने देखा होगा कि महाजनपद, जनपद, गणतंत्र, प्रजातंत्र ये करके आए थे ना, तो ये आपकी 6ठी शताब्दी संबंधित हो गए। और आपका उत्तरी काली पॉलिस्ड वेयर, ये जो उत्तरी काली पॉलिस्ड वेयर आए थे ना, ये गंगे मैदान में हमें साक्ष्य प्राप्त हुई थी इनकी। ठीक है, तो क्या है ना कि जो गंगे मैदान है ये उस टाइम को 6वीं शताब्दी के टाइम की बात है, जब मगध अगध का जब उत्कर्ष हुआ था उस समय की बात करता है। और ये जो गिरनार है वो आपको क्या है, ये रुद्रदामन का है, ये तो आपको पता ही है। ये जो शाख है वो शाखों का है कपिलवस्तु। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन वही है, आगे देख लेते क्वेश्चन। तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका शमशेर राजा अफीफी, और ऑप्शन नंबर बी है खुसरो, ऑप्शन नंबर सी है मीर खुर्द, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आपका आंसर होगा अफीफी। देखिए क्या है ना कि
इसके दो आंसर हैं। जो फिरोज शाह, ये जो तारीख है फिरोज शाही के लिए शम्स सिराज अफरीकी, ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार के इतिहासकारक थे और अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा एवं किरान उल सादेन है। इनकी अमीर खुसरो की कौन सी है? तुगलकनामा है, किरान उल सादेन है, जिसमें बंगाल के सूबेदार बुगरा खां पुत्र कैकुबाद की भेंट का वर्णन किया गया है। किरान उल सादेन का मतलब है दो महान आत्माओं का मिलन। फिरोज शाह तुगलक की रचना है फुतूह फिरोज शाही, आत्मकथा इन्होंने खुद लिखी थी। तारीख है फिरोज शाही का नाम से ही एक पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। देखो, जो तारीख है फिरोज शाही है और तारीख है फिरोज शाही दोनों हैं, एक बर्नी ने लिखी है और एक अफीफ ने लिखी है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। देखो, अफीफी और बर्नी का याद रख लेना कि ये तारीख है फिरोज शाही दोनों लिखी है। अब फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो खुद की लिखी है वो लिखी है फुतूह है फिरोज शाही। तो इसको याद ऐसे करते थे कि राजा है तो उनके ऊपर मतलब फितूर चढ़ गया तो उन्होंने फिरोज शाही लिख दी है। ठीक है। और ये जो शम्स सिराज अफीफी, ये क्या है? खुसरो जी, इनकी तुगलकनामा है, ये नामा लिखते थे तुगलकनामा, किरान सादीन है। आगे देखते हैं हम। अमीर हसन अली जिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फवाद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सीइंग्स का अभिलेख है? तो इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर, चलो चारों पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। बी कहता है शेख फरीद गज शक्कर, इनको ही बाबा फरीद बोलते थे हम लोग। और ऑप्शन नंबर सी कहता है शेख सलीम चिश्ती। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसमें अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद किसकी बारे में बताइए? तो इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में बोला गया है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति, देखो ये अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा, फवाद उल फवाद याद रखना, जिज्जी फवाद, जिज्जी को चढ़ गया फवाद, ऐसे कर सकते हैं, जिज्जी को चढ़ गया फवाद या फुआद नामक ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया के मजलिसे संकलित हैं। इस ग्रंथ की मूल उद्देश्य औलिया के वचन एवं कार्यों, देखो वचन को बोला गया है सीइंग्स, कार्य को बोला गया है डूइंग्स। डू माने करना होता है, सीइंग्स माना कहना होता है, सही माना है। प्रकाशित किया है। विदित है कि निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण संत थे, इस तो पता ही है सबको। नेक्स्ट देखते हैं, सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? विलायत का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कहता है विदेशी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है मुखिया का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी कहता है आध्यात्मिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी कहता है जमीन का क्षेत्र। तो इसमें जैसे विलायत हम लोग बोलते हैं, विदेशी को विलायत बोलते हैं, लेकिन सूफी संत में विलायत किसको कहते हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र को। तो जो विदेशी क्षेत्र होता है जो वो आध्यात्मिक क्षेत्र होता है। और सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ एक ऐसी निजी आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में कहा जाता है जहाँ सूफी संत आराधना करते हैं अथवा जहाँ वे साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ज्ञातव्य है कि सूफियों के निवास स्थल को खानकाह कहा जाता है, ये तो लगभग पता ही है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था। देखो इसमें इसके सारे जो जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक हुआ था तो उन्होंने 11-12 करके कुछ उपदेश दिए थे, अध्यादेश निकाले थे। तो इसमें पूछा गया 10वां कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कहता है उसके राज्य में शराबबंदी हो, बी जागीरदारों के क्षेत्रों, राज्य की बीमार जनता का राज्य में उनके खर्च पर इलाज हो, और राज्य के घर पर दूसरे व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती अधिकार जमाने में रोक हो। तो इसके जो 10वां था ना, इसमें क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं आपका जागीरदारों के क्षेत्र। तो जहांगीर द्वारा जारी किए गए आदेशों में 10वां अध्यादेश जागीरदारों तथा मनसबों के सामान्य प्रमाणीकरण से संबंधित था और इस प्रकार जागीरदारों के क्षेत्र की पुष्टि करके उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई है। विदित है कि नवंबर 1605 में आगरा के किले में अपने राज तलक के समय जहांगीर ने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी उपाधि धारण, ये आती हैं, इनको याद कर लेना।
उपाधि धारण की तथा इस अवसर पर उसने 12 अध्यादेश जारी किए थे। ऑप्शन नंबर 21 आपका क्या कहता है कि दिल्ली में जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सम्राट शाहजहां है, और ऑप्शन नंबर बी कहता है महाबत खान है, ऑप्शन नंबर सी इस्लामा खान ने, ऑप्शन नंबर डी सम्राट औरंगजेब ने। तो इसका है शाहजहां। तो आपकी जामा मस्जिद बनी थी, एक आपकी शाहजहां ने बनवाई थी और एक आपकी बाबर ने बनवाई थी। दिल्ली की स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहां ने 1644 में रखी थी, जिसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ था और यह मस्जिद पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मस्जिद एक ऊंची चबूतरे पर स्थित है जिसकी चारों ओर 4-4 मंजिला मीनारें हैं। आगरा में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने, देखो एक आगरा में भी है जिसको जहां आरा जी ने करवाया था, सॉरी जहां आरा जी ने, जहां आरा ने। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अमीन के पद पर सृजन किसने किया था? अमीन के पद का सृजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। तो आमीन के पद का सृजन मुगल शासक शाहजहां ने किया था। देखो जो आमीन का पद था ना, आमीन का पद था शाहजहां ने किया था। प्रत्येक परगनों में राजस्व के निर्धारण के लिए अमीन, देखो जो परगना होता है ना उसमें राजस्व व्यवस्था बनानी होती, उसके लिए अमीन की नियुक्ति की जाती थी। विदित है कि सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी होता था जबकि परगने का खजांची फौजदार होता था। देखो ये परगने संबंध से जो राजस्व अधिकारी है उसको अमीन कहते थे, और जो आपका सिकदार है परगने का मुख्य अधिकारी होता था, और जो खजांची वो फौजदार होता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी कथन कारण है। क्या कहते हैं कथन कारण? उत्तरी भारत में अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। आई थिंक ये सही है। हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर है आपका ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। उत्तरी भारत में अंतिम सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अप्रतिम स्थान है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार को रोका था। समसामयिक स्रोतों में इस बात की साक्ष्य उपलब्ध है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान जीते थे और द्वितीय में वो हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है, इसमें आपको मिलाना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निजामुद्दीन शाही गोलकुंडा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है कुतुब शाही बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी है इमाम शाही अहमदनगर, ऑप्शन नंबर डी है आदिल शाही बरार। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जो निज़ाम शाही है, अब आपने सुना ही होगा जो अहमदनगर बीजापुर ये सब हैदराबाद के पास है, तो जो निज़ाम है ना वो अहमदनगर के थे, निज़ाम थे अहमदनगर के। तो निज़ामों को कहाँ मिलाएंगे? अहमदनगर से। कुतुब शाही का बहुत आसान है, कुतुब शाही को हम मिलाएंगे गोलकुंडा से। ऐसे याद कर सकते हैं, कुतुब मीनार है वो गोल होती थी, ठीक है, तो वो गोल है। और इमाम शाही को मिलाएंगे हम बरार से। तो इमाम शाही बीदर करके पूरा है इनका नाम, तो बीदर अगर आता तो आप सब पहचान जाते, बट नहीं, तो बरार को हमने इनाम दिया ऐसे करके। आदिल होगा आपका बीजा शाही, आदिल होगा बीजापुर, ऐसे कर सकते हैं। जो बीज दिल के बीज होते ना, वो जो कोई बीज होता है ना दिल में, वो दिल बीज, कोई भी बीज दिल में पहले जब उगता है, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बहुत ही सिंपल सूबों की संख्या पूछी गई है। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है। तो अकबर के समय पर पहले थे 12, फिर 3 को मिला दिया बरार अहमदनगर, इन 3 को मिला के 15 कर दिया टोटल, तो ये आपका पहला सही है। जहांगीर के समय पर 17 आ गए, ठीक है। शाहजहां के समय पर 22 आ गए थे, और 22 आते आते आई थिंक ये गलत हो जाएगा, यहाँ ये गलत हो जाएगी, क्योंकि 22 तो आए थे किंतु 22 नहीं थे, 21 थे, 21 आए थे और फिर लास्ट में उनका 2 चला गया था तो 19 बचे थे। लेकिन औरंगजेब ने इनको टोटल 21 कर लिए थे। तो हालांकि है तो दोनों में ही गड़बड़, बट देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है।
संपूर्ण मुगल साम्राज्य के सूबों में बांटा गया था। जो मुगल साम्राज्य था वो सूबों में बांटा गया था। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। बताया था 12 में। शासन के अंत में सूबों की संख्या 15 हो गई थी। सही है। शाहजहां के समय में 18, औरंगजेब के शासनकाल में 20 हो गए थे। प्रांतीय शासकों को साधारण भाषा में सूबा कहा करते थे। जहांगीर के समय 15 सूबे थे ही रहे, उसने कांगड़ा को जीतकर किंतु लाहौर सूबे की मिला लिया था, तो उसके 17 हो गए थे।